नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैथी लिपि के लिए पुस्तक का अनावरण। अब पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में नहीं होगी परेशानी। विभाग की वेबसाइट पर पुस्तक होंगे उपलब्ध। बिहार के पड़ोसी राज्यों में बसों से जाना होगा आसान। 300 रूटों पर चलेंगी लगभग 5000 नई बसें। 30 जनवरी तक वाहन मालिक कर सकते हैं आवेदन। तिरहुत स्नातक उपचुनाव हुआ समाप्त। 2.3% अधिक मतदान दर्ज। उम्मीदवारों के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। पंकज त्रिपाठी का वीडियो हो रहा वायरल। आप पार्टी की तरफ से शेयर हुआ वीडियो। फर्जी वीडियो पर भरोसा करने से बचें। पराली जलाने के खिलाफ सरकार हुई सख्त। 3 साल तक नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं का लाभ। पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमे भी होंगे दर्ज। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए खरीद रहे हीटर। रूम हीटर खरीदने से पहले बातों पर रखें ध्यान। छोटे कमरों के लिए इंफ्रारेड या हैलोजन है सही। भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच आज। राहुल और जायसवाल करेंगे ओपनिंग। रोहित 5 साल बाद एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में। चले बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 73 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट webapps.powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड हो और संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन या की डिग्री प्राप्त की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। यदि आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आज से गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में देश के प्रमुख लेखक, कवि, पत्रकार और फिल्म अभिनेता भाग लेंगे। यहाँ साहित्य, संस्कृति और स्त्री विमर्श से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक की किताबें मिलेंगी। इस मेले का आयोजन पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित करते हुए आयोजित हुआ है। बच्चों के लिए कथा कहानी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रसिद्ध किस्सागो डॉक्टर कुमार विमलेंदु बच्चों को कहानी लिखने की कला सिखाएंगे। मेले में 3 गेट पर टिकट काउंटर होगा। यहाँ नए लेखक और इन्फ्लुएंसर की विशेष उपस्थिति भी होगी। बिहार के राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे के दौरान उपयोग होने वाले कैथी लिपि की समस्या को हल करने के लिए एक पुस्तक का अनावरण किया है। अब लोग आसानी से कैथी लिपि समझ सकेंगे, जिससे उन्हें पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों को हिंदी में बदलने के लिए लोग निजी व्यक्तियों या पुराने सरकारी कर्मियों की मदद लेते थे। राजस्व विभाग ने इस समस्या को देखते हुए बीएचयू के छात्र प्रीतम कुमार की मदद से एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जो विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विभाग ने 7 जिलों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है, ताकि पुराने दस्तावेजों को सही तरीके से पढ़ा जा सके। बिहार के पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रमुख शहरों तक बसों से यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इन राज्यों के लिए 300 से अधिक रूटों पर लगभग 5000 नई बसों का संचालन करने की योजना बनाई है। इच्छुक वाहन मालिक 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर परमिट प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य में 5522 अंतर क्षेत्रीय और 323 अंतरराज्यीय मांगे अधिसूचित है। इन मार्गों पर परमिट की 4967 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनके लिए राज्यवार जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बिहार का सोनपुर मेला अब सिर्फ देसी पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस वर्ष 13 नवंबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेले का उद्घाटन किया। अब तक 22 से अधिक विदेशी पर्यटक इसमें शामिल हो चुके हैं। दिन में फ्रांस, इटली और नेपाल से आए पर्यटक शामिल हैं। इन सैलानियों को मेला परिसर में बने स्विस कॉटेज में ठहरने की सुविधा दी गई है, जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। पर्यटन विभाग ने पटना से आने जाने के लिए लग्जरी बसों की व्यवस्था भी की है। मेले के विभिन्न खेल और बाजारों ने विदेशी पर्यटकों को खासा प्रभावित किया है। मेले में अब भी पशु व्यापार का आकर्षण बना हुआ है।
बीते दिन तिरहुत स्नातक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर के 197 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली। कुल 47.50% मतदान हुए, जो 2020 के मुख्य चुनाव के मुकाबले अधिक थे, जहां 45.20% मतदान हुआ था। इस बार 2.3% अधिक मतदान हुआ है। शिवहर में 9 बूथ बनाए गए थे और वहां 860 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाए गए थे। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां जदयू से अभिषेक झा, आरजेडी से गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी से डॉक्टर विनायक गौतम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा लोजपा रामविलास बगावत का निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन भी मैदान में। बिहार बंगाल सीमा पर स्थित किशनगंज के आलू और प्याज व्यापारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है बंगाल सरकार की तुगलकी आदेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू और प्याज को बिहार लाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद किशनगंज में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। रामपुर चेक पोस्ट पर बंगाल पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे आलू की सप्लाई रुक गई है और कीमतों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। किशनगंज की मंडी पश्चिम बंगाल के रामपुर पर निर्भर है, जहां से आलू और प्याज की आपूर्ति होती है। व्यापारियों का कहना है कि बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे गरीब ग्राहकों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पटना आरा सासाराम 4 लेन सड़क परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 3,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ये परियोजना 2 हिस्सों में बनेगी। पटना से आरा 40 किलोमीटर और आरा से सासाराम 74 किलोमीटर। इसके अलावा सोन नदी पर बिंदौल कोसी हान के बीच एक नया पुल भी बनेगा। इस परियोजना का टेंडर पहले जारी हुआ था, लेकिन डीएस से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसमें देरी हो रही थी। अब मंजूरी मिल जाने के बाद इसका टेंडर इसी वित्तीय वर्ष में फाइनल किया जाएगा और मार्च से निर्माण शुरू होगा। ये सड़क पटना से यूपी और दिल्ली जाने को भी आसान बनाएगी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ठंड से बचने के लिए लोग कई उपायों को अपनाते हैं। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर एक अच्छा विकल्प है, लेकिन रूम हीटर खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। छोटे कमरों के लिए इंफ्रारेड या हैलोजन हीटर उपयुक्त होते हैं, जबकि बड़े कमरों के लिए ऑयल फिल हीटर सही रहते हैं। ऑयल फिल हीटर कमरे को धीरे धीरे गर्म करते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं। हीटर की हीटिंग कैपेसिटी की जांच भी करनी जरूरी है। उदाहरण के लिए 100 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए 750 वाट हीटर वाले हीटर का चुनाव करें। इसके अलावा इनबिल्ट टाइमर वाले हीटर बिजली बचाने में मदद करते हैं और बिजली बिल को कम करते हैं। बिहार में बढ़ते प्रदूषण और गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को लेकर राज्य सरकार पराली जलाने के खिलाफ सख्त हो चुकी है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने चेतावनी दी कि जो किसान पराली जलाता पाया जाएगा, उसे 3 साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इन किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT ही रद्द कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा। मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है, जो खतरनाक संकेत है और किसानों को स्वस्थ मिट्टी और अनाज की अहमियत समझनी चाहिए। बीते दिन बिहार सरकार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना मेट्रो का परिचालन 15 अगस्त 2025 से पहले शुरू हो जाएगा। हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी 15 अगस्त 2025 से मेट्रो की शुरुआत का दावा किया था। मंत्री नवीन ने बताया कि मेट्रो निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम अंतिम चरण में है। सबसे पहले मलाही पकड़ी से ISBT तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा, जिससे जनता को काफी सुविधा होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, जिनका मंत्री नितिन नवीन ने जवाब देते हुए कहा है कि यात्रा जनता से फीडबैक लेने के लिए और उसमें कोई गलत बात नहीं। राज्य सरकार ने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बदलाव किया है। अब राज्य सरकार के मंत्री और वित्त मंत्री 15 से 30 करोड़ रुपए तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे, जबकि
जबकि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव 5 करोड़ तक की योजना स्वीकृत कर पाएंगे। इस नए आदेश से विभागों में योजना स्वीकृति को लेकर उत्पन्न होने वाली संशय को दूर करने की कोशिश की गई है। सरकार ने योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया है, जिनमें विभागीय अस्थायी वित्तीय समिति और लोक वित्त समिति प्रमुख है। इन समितियों के स्तर पर योजनाओं की समीक्षा के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा 30 करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी बीजेपी को वोट ना दे की बात करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 5 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया था। वीडियो में त्रिपाठी मूंगफली बेचने वाले की पोशाक में नजर आते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें वोट देंगे और वहां हमारा पैसा गायब हो जाएगा। अगर बीजेपी आपको लुभाए तो कहिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया, लेकिन इसका आर्काइव्ड वर्जन 65,000 से भी ज्यादा बार देखा गया है और 1000 से अधिक लाइक मिले। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बाहर का खाना पसंद होगा, लेकिन कई बार बाहर या होटल के खाने से कीड़ा या कुछ गंदगी निकलने का मामला भी देखा गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में क्या करें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI में अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको fssai.gov.in पर जाना होगा। यहाँ फूड कंज्यूमर ग्रीवेंस पर क्लिक करना होगा, फिर प्रोसीड विद फूड रिलेटेड ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें, फिर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर महीने के साथ ही सर्द हवा के कारण ठंड का एहसास बढ़ गया है। तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरा भी देखने को मिल रहा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कई जगहों पर तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच भी जा सकता है। बीते दिन कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पटना के बागमती में विश्व मृदा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मिट्टी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, हरी खाद और फसल चक्र जैसी परंपरागत पद्धतियों का पालन किया था। मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख मिट्टी नमूनों की जांच का लक्ष्य है और अब तक 4.17 लाख नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। उन्होंने किसानों से संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। अब UPI लाइट के तहत प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 1000 रुपए कर दी गई है, जबकि कुल सीमा 5000 रुपए हो गई है। पहले ये सीमा 2000 रुपए थी। ये निर्णय RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिया गया है, जिससे यूजर्स को ऑफलाइन मोड में अधिक भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। UPI लाइट एक वॉलेट है जिसमें बिना UPI पिन के छोटे भुगतान किए जा सकते हैं। इसके अलावा UPI 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। नवंबर 2024 में UPI के जरिए 15.48 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी वैल्यू 21.55 लाख करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले 204 लाभुकों ने अब तक अपना उद्योग स्थापित नहीं किया है। इन लाभुकों को नोटिस भेजकर शीघ्र उद्योग स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 352 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने ऋण की किस्तें नहीं चुकाई है। इनमें राशि वसूली के लिए भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद PDAR एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुछ लाभुकों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर ऋण प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है और राज्यों में उद्योग को बढ़ावा देना है। ट्रेन यात्रा के दौरान अवैध वेंडरों से यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है। अब भारतीय रेल ने सभी कैटरिंग ठेकेदारों के वेंडरों और सहायकों के लिए QR कोड युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। इस पहचान पत्र को स्कैन करके आप यात्री वेंडर का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और लाइसेंस ठेकेदार का पूरा नाम जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे यात्रियों को असली और नकली वेंडरों में अंतर करने में मदद मिलेगी। अवैध वेंडरों के कारण लाइसेंसी ठेकेदारों के राजस्व का भी नुकसान और यात्रियों की सेहत को भी खतरा होता है। QR कोड में वेंडरों की फोटो, पुलिस सत्यापन,
स्वास्थ्य, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि भी विवरण होंगे। राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। खगड़िया में आयोजित अपने कार्यक्रम में तेजस्वी ने नीतीश कुमार की यात्रा को लूट की छूट और अधिकारियों की यात्रा करार दिया है। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अपनी यात्रा का उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि ये यात्रा पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए की जा रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की योजना बनाई है, जो 15 दिसंबर से पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करेंगे और इलाके के विकास पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा में 5 आदिवासी महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें हेमा कुमारी और मीता कुमारी शामिल हैं। महिलाओं की मुख्य मांगों में सिंचाई के लिए नहरों की सुविधा और सरकारी बसों की व्यवस्था शामिल है। नीतीश कुमार की ये यात्रा महिला वोट बैंक को साधने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। 2025 के चुनावों को देखते हुए ये यात्रा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पुष्टि की है कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, जबकि रोहित खुद मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, जो 2019 के बाद पहली बार होगा। केएल राहुल ने कहा है कि वो कहीं भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। भारत के संभावित प्लेइंग 11 में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज शामिल हो सकते हैं। मैच भारतीय समय अनुसार 9:30 से शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कर्नाटक के बेलगांव में शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। आज के दिन वर्ष 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। आज के दिन वर्ष 1732 में वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल। कई लोगों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कॉल करके ये दावा किया जा रहा है कि फोन के असामान्य व्यवहार के कारण आपका मोबाइल नंबर जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। ट्राई द्वारा ग्राहकों को नंबर डिस्कनेक्ट करने से संबंधित कॉल या मैसेज नहीं भेजा गया है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। आज भगवान राम और मां सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। राम और सीता की जोड़ी एक आदर्श दंपति के रूप में देखी जाती है, इसलिए आज का दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खास है। आज के दिन भगवान की आराधना से सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और मां सीता कौशल्या के बड़े पुत्र के रूप में जन्मे थे, जबकि मां सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था। जब राजा जनक ने हल चलाया था तो वहां से एक बच्ची मिली थी जो जनक पुत्री के नाम से जानी गई। एक बार सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, जो केवल परशुराम के अलावे कोई नहीं उठा सकता था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी इस धनुष को उठा सकेगा वही उनकी बेटी सीता से विवाह करेगा। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, जिससे राम और सीता का विवाह हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में गुजरात के घर चोला को जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन ए है पारंपरिक संगीत, ऑप्शन बी है पारंपरिक हस्तशिल्प, ऑप्शन सी है पारंपरिक नृत्य, ऑप्शन डी है पारंपरिक व्यंजन। इसका सही उत्तर है पारंपरिक हस्तशिल्प। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अजित पवार, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी है देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी आदित्य ठाकरे। इसका सही उत्तर है देवेंद्र फडणवीस। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी है तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन सी है प्रणय वर्मा,
ऑप्शन डी है शेख हसीना, इसका सही उत्तर है प्रणय वर्मा। आईपीएल नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए है शकीबुल गनी, ऑप्शन बी है एहसान किशन, ऑप्शन सी है आशुतोष अमान, ऑप्शन डी है अनुनय नारायण सिंह, इसका सही उत्तर है अनुनय नारायण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार तिवारी, मोहम्मद जेम्स, नौशाद रजा, सुहाना अहमद खान, बिनास वर्मा, पद्माकर चौधरी, रोशन कुमार, बिरजू कुमार, राहुल महतो, रणधीर कुमार, मोनिका कुमारी, अमन कुमार, विजय घायल, विभा कुमारी, प्रमीला कुमारी, सुमित कुमार, अमित कुमार, नरेश शर्मा, राहुल यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, रेलवे कैटरिंग व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।